Hello, beautiful souls. Welcome back to my channel. And today we are going to start a new chapter of class 9th, which is from Political Science or SWIX. So it's chapter 4, Working of Institutions. So let us just read the overview and we can just get an idea that what is going to be in this chapter. So, overview. Democracy is not just about people electing their rulers. सो इस ओवरव्यू में जो ये राइटर है ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो पीपल है वो इलेक्ट करे अपने रूलर्स को, बस इतनी ही डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी ये भी है कि जो रूलर्स है उनको भी कुछ रूल्स फॉलो करने हैं और कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। अगर आज तक हमें पता था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें पीपल जो है वो इलेक्ट कर पाते हैं गवर्नमेंट को, तो डेमोक्रेसी ये तो है बट इतनी ही नहीं है, इसके आगे भी और डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी ये भी बताती है कि जो ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनको भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। दे हैव टू वर्क विद इन इंस्टीट्यूशन। इनको भी जैसे हमें लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही इन्हें भी कुछ इंस्टीट्यूशंस के तहत काम करना पड़ता है, जिन इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए भी लॉ रखे जाते हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इन डेमोक्रेसी। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे एक गवर्नमेंट, एक ऐसी डेमोक्रेसी वर्क करती है विद इन एन इंस्टीट्यूशन, विद इन लॉज। We try to understand this by looking at the manner in which the major decisions are taken and implemented in our country. और इसको सीखने के लिए कि हम एक इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करता है, एक गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, एक डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो मेजर डिसीजंस होते हैं, जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, जैसे ये एग्ज़ाम के इसको सेशन को रिवर्स कर देना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक मेजर डिसीजन कहलाए, जिसमें मतलब डिस्कशंस हो, वो एक मेजर डिसीजन कैसे लिया जाता है और फिर कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे उसको इन्फोर्स किया जाता है, वो सब देखेंगे। और अगर उसके खिलाफ कोई डिस्प्यूट उगा तो उसको उस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, इस सब चीज़ को हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो कि है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमें लगता है कि बस हमने यहाँ पे इलेक्ट पीपल किया और उन्हें डिसीजंस लिया तो बस हो गया, लेकिन एक्चुअली पहले वोटिंग होती है, फिर उधर जो डिसीजंस लेने होते हैं उनके पे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाता है, जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। उसके बाद अगर डिस्प्यूट हुआ तो जुडिशरी आता है, अगर वायलेंस हुई, अगर प्रोटेस्ट्स हुए तो उनके लिए पुलिस होती है, एंड ऑल अदर स्टाफ्स। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट की रोल प्ले करते हैं ना, वो 3 होते हैं। जो मेजर डिसीजंस लेते हैं ना, उनको की रोल प्ले करते हैं 3 लोग, 3 इंस्टीट्यूशंस। एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और है जुडिशरी। लेजिस्लेटर जो डिस्कशंस करते हैं, जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनाते हैं, लेजिस्लेटर जो उसको इन्फोर्स करते हैं, एंड जुडिशरी जो फिर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किए जाते हैं। You have already read something about these institutions in earlier classes. How we shall summarize those and move to the asking large questions. So ये जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशरी है, ये हमने पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन हम इस चैप्टर में भी इनको थोड़ा सा समराइज करेंगे और फिर इनसे भी बड़े सवाल पे चलेंगे। In each of the cases we shall ask, what does this institution do? What is the institution connected to the other institution? What makes it function more or less democratic? The basic objective here is to understand how all these institutions together carry on a work of government. So इसमें हमें क्वेश्चंस पूछेंगे कि कौन सी इंस्टीट्यूशन ये काम करती है, क्या ये इंस्टीट्यूशन इंटरकनेक्टेड है, कौन सी चीज़ डेमोक्रेसी को कम यूजफुल या ज़्यादा यूजफुल बनाती है। इन सारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स पे हम डिस्कस करेंगे कि ये इंस्टीट्यूशंस टुगेदर एक साथ मिलकर कैसे गवर्नमेंट को चलाते हैं। Sometimes we compare these with similar institutions working on the national level called central government.
Union government or just government of India. While reading this chapter, you can think of any discuss an example from the working of the government in your state. So इस चैप्टर में हम लोग स्टेट लेवल भी करेंगे, गवर्नमेंट की नेशनल लेवल भी और सेंट्रल लेवल को भी कवर करेंगे या फिर यूनियन लेवल को भी कवर करेंगे. सो इस चैप्टर में पढ़ते हुए अगर आपको अपनी स्टेट का कोई ऐसा मुद्दा याद आ रहा है जो आप बोलना चाहती हो तो अपनी क्लास के अंदर वो डिस्कस कर सकते हैं. सो लेट्स मूव. सो इस चैप्टर की जो पहला सब टॉपिक है वो है हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई डिसीजन लेना है कि अगर मम्मा ने डिसीजन लिया कल से जी यहाँ पे चावल नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ रोटी मिलेगी, तो घर में मम्मा अगर ये डिसीजन लेगी, अगर एक मदर ये डिसीजन लेगी, वो ऑब्वियसली पहले एक फादर को अपने कंसल्ट में लेगी कि हाँ हमें ये करना है, ये वेलफेयर है. तो जब ये दोनों मिलकर एक लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे, सो इट इज़ 100% चांस कि ये जो लॉ है, ये जो रूल मामा बनाएंगी वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा. ऐसे हमें देखना है कि गवर्नमेंट में कैसे मेजर पॉलिसीज डिस्कशंस लिए जाते हैं. तो इसके लिए हमारी बुक ने एक ऑर्डर दिया है, मतलब एक ऑर्डर की एग्जाम्पल दी है जिसको कहा जाता है ऑफिस मेमोरेंडम. So 13 August 1990, remember this date, August 30, 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया जिसको कहा गया ऑफिस मेमोरेंडम. ये जो ऐसे नॉर्मल गवर्नमेंट ऑर्डर्स थे, दिन में हजारों करोड़ ऑर्डर्स निकालते गवर्नमेंट्स, लेकिन इसका ये नंबर था और इसका ये डेट था. ये किसने लिया था? ये जॉइंट सेक्रेटरी ने लिया था. किस डिपार्टमेंट का? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल. ये सब आपको जो ये था ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि जॉइंट सेक्रेटरी का इस पे साइन था. फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर यहाँ पे है, यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे एंड में उस जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन कर दिया होगा. तो क्या एक डेमोक्रेसी में एक ही पर्सन, लाइक फॉर एग्जाम्पल जॉइंट सेक्रेटरी ने इसको साइन किया, तो क्या इसी एक बंदे ने इसको लागू, मतलब इस पे डिस्कशंस भी खुद ही किए होंगे, इम्प्लीमेंट भी खुद ही किया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है. डेमोक्रेसी में हम जितने लोगों को इन्वॉल्व करते हैं हम उतने ही लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और डिस्कशंस होते हैं, में डिबेट्स होती है एंड ऑल दैट स्टफ. सो जब 13/8/1990 को इस जॉइंट सेक्रेटरी ने इस पे जो साइन किया वो बन गया फिर कुछ सालों तक का मेजर डिसीजन. इस पे कई सारे डिस्प्यूट्स उठे, बहुत सारी चीजें हुई जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इस जो बंदे थे इसने ये ऑर्डर साइन किया था और ये ऑर्डर जो था ना वो बेयरली 1 पेज का था, लेकिन इस पे जो डिस्प्यूट्स थे वो अभी तक चल रहे हैं. It looked like an ordinary circular notice that you have seen in your schools. The government issued hundreds of orders in different matters. But this one was very important because source of controversy for several years. Let us see how decisions were taken and what happened later. So ये एक नॉर्मल ऑर्डर की तरह एक गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, जैसे हम यूजुअली अपने स्कूल्स में देखते हैं, आज जी लंच इतने बजे होगा, आज जी गेम्स आपकी कैंसिल हो जाएगी, आज आपकी ये टीचर नहीं आए हैं, ये हो जाएगा. तो ये डेली जो ऑर्डर्स निकलते थे उसी में से एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर ये भी निकाल लिया. लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बनती रही काफ़ी सालों तक. अब हम देखेंगे कि ये डिसीजन कैसे लिया गया और उसके बाद क्या हुआ, डिसीजन लेने के बाद क्या हुआ. सो यहाँ पे ये है एक ऑर्डर, जो ये इसका ऑर्डर नंबर है, यहाँ पे इसका डेट है कि ऑर्डर कब निकला, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट लिखा गया है एंड ये इसमें बॉडी लिखी गई है. और इसमें इस ऑफिस मेमोरेंडम में क्या लिखा गया था कि जो 27% ऑफ रिजर्वेशंस है सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल पोस्ट्स के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए 27% रिजर्वेशंस बनेंगी SEBC के लिए. SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. Here it is, socially and educationally backward classes. So this order announced a major policy decision. It has that 27% of the vacancies of civil posts and services under the Government of India are reserved for socially and educationally backward classes, that is SEBC. तो इस ऑर्डर में क्या अनाउंस किया गया कि एक
एक मेजर पॉलिसी अनाउंस की गई कि 27% जो है एक जो वैकेंसीज होती है सिविल पोस्ट्स के लिए जो इस इंडियन गवर्नमेंट के अंडर होती है वो SEBC के लिए रिजर्व की जाती है। रिजर्व करने का मतलब यही होता है कि इन 27% में से वही लोग सिलेक्ट होंगे जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सिटी में रहता है और एक गांव में रहता है। जो सिटी वाला उसके पास हर कोई फैसिलिटी है और ये जो गांव में है ये SEBC है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर IAS के लिए एग्जाम हुआ, अगर इसने 90% लाए, ये हो सकता है कि ये क्वालिफाई ना कर जाए, बट ये इसने 60% लाए और ये क्वालिफाई कर जाए क्योंकि इसके एक SEBC कैटेगरी थी जो कि इसके लिए रिजर्व की गई थी। सो SEBC is another name for those people who belong to the castes and they consider backward by the government. So SEBC एक another नाम है, एक ऐसा एक टैग दिया गया है उन लोगों को जो कि कास्ट्स को बिलोंग करते हैं, जिनको कंसिडर किया जाता है बैकवर्ड, और उनको जो कंसिडर किया जाता है वो गवर्नमेंट को कंसिडर करते हैं कि एक बैकवर्ड क्लास है। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज स्टिल अवेलेबल ओनली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अभी तक, जब तक ये ऑर्डर ना निकला था, जॉब की रिजर्वेशन सिर्फ दो टाइप के लोगों के लिए थी। एक तो थी शेड्यूल कास्ट STs और शेड्यूल ट्राइब्स STs। शेड्यूल कास्ट SCs, दिस वाज SCs एंड दिस वाज STs, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। लेकिन अब जो ही ये ऑर्डर निकला, एक नई थर्ड कैटेगरी जिनको हम SEBC कहा जाता था, उनको इंट्रोड्यूस किया गया। Only a person who belongs to the backward classes were eligible for this quota. 27% of jobs, others could not get this. Others could not compete for these jobs. Even जो सिटी का लड़का है या लड़की है वो मोर एलिजिबल है देन ऑफ द SEBC, बट फिर भी क्योंकि उसके पास एक रिजर्वेशन है कोटा के लिए, ये इसकी रिजर्वेशन में एंटर या compete नहीं कर सकता जॉब के लिए। अगर ये सॉल्व हो, इसने compete किया अपने लेवल पे, जो इनका अपना कट ऑफ होता है, उसके लिए अगर ये जीत गया, लाइक ही क्लियर्ड द एग्जाम, देन ही इज ऑल्सो वेलकम। बट ये इसकी जो कोटा है उसके अंदर ये नहीं जा सकता। अब हमने देखा कि इस डिसीजन में क्या क्या हुआ। अब ये डिसीजन लिया किसने? Who decided to issue this memorandum? मोमेरेंडम यानी कि एक ऑर्डर। किसने डिसाइड किया कि हम इस ऑर्डर को इशू करें? Clearly, such a big decision could not have been taken by a person who signed the document. ये साफ दिखता है कि ये जो डिसीजन लिया गया, ये सिर्फ उसी इंसान ने नहीं लिया जिसने उस कागज पे सच में उस कागज पे साइन किया, उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया। The office was merely implementing the instructions given by the Minister of Personnel, Public Relations, of which the department was a part. So इस बंदे ने जिसने साइन किया, ऑब्वियसली सिर्फ यही एक बंदा नहीं था कि जिसने ये डिसीजन लिया। We can guess such a major decisions would have involved major functions in our country. So हम ये भी सोच सकते हैं कि ये जो मेजर फंक्शनरीज थी, जो मेजर डिसीजन लिया गया, ये उसमें बहुत सारी जो अलग अलग तरीके के लोग थे, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे, वो थे। You have already read in the previous class that some of them. Let us go to the main points that you have covered then. So आइए हम देखते हैं। President is the head of the state and the highest formal authority of the country. So ये जो decisions लिए जाते हैं ना, majorly 3 लोग लेते हैं। 3 लोग नहीं, 3 institutions। एक होता है president, एक होता है prime minister और एक होता है parliament। प्रेसिडेंट के इन तीनों के बारे में आगे बहुत डिटेल में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ही लिखा है तो हम पहले थोड़ा सा ही पढ़ते हैं। सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट यानी कि यहाँ पे कंट्री, एंड द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ना, अगर कोई देश बाहर फॉरेन के साथ कोई डील कर रहा है, भले ही डिस्कशंस और जो बातें वहाँ हो वो प्राइम मिनिस्टर करे, बट उस डॉक्यूमेंट पे साइन जरूरी होगा प्रेसिडेंट का, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है ना वो हेड ऑफ द कंट्री होता है और वही एक फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो जो भी डिस्कशंस होंगे कैबिनेट में, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, वो
प्राइम मिनिस्टर ही लेगा अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, मतलब उसको डिस्कशंस करने पड़ेंगे, उसके बाद डिबेट्स होगी, अगर वो पास हुआ तो हुआ. So president is the head of the state or the country, but prime minister is the head of the government and actually exercises all the government powers. यही मैंने जो बोला, he takes most of the decisions in the cabinet meeting. कैबिनेट मीटिंग जहाँ पे बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं. तो इन वो उधरी कैबिनेट मीटिंग में जब ये सारे होते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, ये उनको लीड करता है प्राइम मिनिस्टर. पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को हिंदी में कहते हैं संसद. पार्लियामेंट जैसे हमारे घर में 2 कमरे होते हैं, वैसे ही पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं. एक को कहते हैं लोकसभा, एक को कहते हैं राज्यसभा. लोकसभा वो सभा होती है जहां जो लोग उनको डायरेक्टली जो है इलेक्ट करते हैं, उनको वोट करके जिताते हैं. बट राज्यसभा जो होती है उनको हम इनडायरेक्टली वोट करते हैं, क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वही फिर आगे चल के कुछ प्रोसीजर्स के बाद राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजर लोकसभा मेंबर्स. और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको ये चाहिए कि वो लोकसभा के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को अपनी मेजॉरिटी अपने साथ ले, अपनी मेजॉरिटी में ले, अपनी कॉन्फ्रेंस में ले. क्यों? क्योंकि कल को अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला कि जी मैं सोच रहा हूँ कि हम ये ऑर्डर ले, अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लोकसभा में होंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो बिल होगी, उसका जो वर्क होगा वो ऑलरेडी पास हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में डिसीजंस लिए जाते हैं बाय मेजॉरिटी. ठीक है. So next is, we were all these peoples involved with the decision regarding the office memorandum. Let us find. तो अब हम देखते हैं कि जो ऑफिस मेमोरेंडम था उसमें कौन कौन से बंदे थे जो डिसीजन लेने में लिए. This office memorandum was the culmination of a long chain of events. So ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था इसको करने के लिए एक लॉन्ग चेन एंड इवेंट्स थी. क्या? The government of India had appointed a second backwards classes commission in 1979. It was headed by B.P. Mandal. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेकेंड बैकवर्ड क्लास को कमीशन में बुलाया था इन 1979, और इसका जो हेड था वो बीपी मंडल था. इसीलिए हम ये होता है, इनको मंडल कमीशन भी कहते हैं. कुछ कमीशंस बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू सर्वे. तो बीपी मंडल उनके हेड थे, इसलिए हम इसको मंडल कमीशन भी कहते हैं. Hence it was popularly called as मंडल कमीशन. It was asked to determine the certain to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement. तो इस कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया इसलिए ताकि ये आइडेंटिफाई कर सके कौन कौन कहाँ जो है SEBCs इनको मिले, और यही मंडल कमीशन इनको कुछ स्टेप्स दे, कुछ तरीके बताए कि कैसे इनके लिए एडवांसमेंट की जा सकती है. द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980. 1979 में इनको काम पे लगाया गया और 1980 पे लोगों ने एक रिपोर्ट भी इनको दे दी एंड मेड मेनी रिकमेंडेशंस, और इनने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी. वन ऑफ दीज वाज दैट 27% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स टू बी रिजर्व्ड बाय SEBCs. इनने बहुत सारी जो थी रिकमेंडेशंस दी, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था कि जो 27% ऑफ द जॉब रिजर्वेशंस हो वो SEBCs के लिए दी जाए. सो दिस रिकमेंडेशन वाज डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट. सो अभी तक के लिए हम इधर तक पढ़ रहे हैं. आज ही कुछ समय बाद एक और वीडियो आएगी जिस पे हम इसमें आगे बात करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड don't forget to subscribe and like my channel and share this video to your friends and family so that they can get full marks in exam. So stay blessed. Wait for the next video. It should come around 3 p.m. So bye bye.